हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है PKP स्ट्रेटजी अकेडमी। हम पढ़ते आ रहे थे अब तक भू आकृति विज्ञान और यह श्रृंखला अभी कुछ दिन और आगे चलेगी। इस श्रृंखला में हम अब तक पढ़ चुके जो लास्ट टॉपिक था चट्टाने। चट्टाने से अगला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कोई भी बात यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके लिख दीजिएगा। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत भी इसका नाम है। देखो, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो अल्फ्रेड वेगनर, जो एक जर्मन के जलवायु वेत्ता थे। उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने सन 1912 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनकी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, जिसमें इन्होंने अपनी सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या की। बात करते हैं इन्होंने क्या क्या कहा। देखिए, मैं बता देता हूँ। जर्मन जलवायु विज्ञानी थे हमारे अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने 1912 में अपने सिद्धांत की जो प्रतिपादन किया था। उनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। उनके सिद्धांत की क्या मान्यता थी, तो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ध्यान सुनिए। जो हमारी पृथ्वी का भूपटल है जिस पर हम रह रहे हैं वर्तमान में, उनके अनुसार यह किसी दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। दुर्बल मंडल यानी कि सीमा पर। यदि हम रासायनिक विभाजन के तौर पर देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, तो जिस सतह पर हम रह रहे हैं उसको कहते हैं सियाल। सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और जिस पर यह तैर रही है वह है सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार जो हमारी पृथ्वी है वो निरंतर हमारा जो भूपटल है वो निरंतर सीमा पर तैर रहा है। उन्होंने एक बात कही। ठीक है, उन्होंने अगली बात में क्या किया, उन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस काल में जो हमारे आज के जो वर्तमान महाद्वीप है वे कभी एक जगह इकट्ठा थे। क्या थे? एक जगह इकट्ठा थे। जैसे कि हमारा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये सभी द्वीप क्या थे? एक जगह इकट्ठा थे। यानी कि कुल मिला के एक बहुत ही बड़ा वृहद, जिसको वृहद कहते हैं, भूखंड था। ठीक है, वेगनर महोदय ने कहा। और जहाँ इकट्ठा थे जिसके चारों ओर जो पानी भर रहा था वो बहुत बड़ा विशाल सागर था। इनके इन्होंने नाम दिए। जो वृहद भूखंड था उसका नाम था पैंजिया, और जो विशालकाय सागर था उसका नाम था पैंथालासा। मैं आपको कुछ चित्र बना के बता देता हूँ। देखिए, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्यम भाग यानी कि भूमध्य रेखा। क्या रेखा? भूमध्य रेखा। मैं इसका नाम लिख देता हूँ भूमध्य रेखा। इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या आप बता सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, भूमध्य रेखा के नीचे भाग यानी निचले भाग में क्या, इधर भूखंडों का एक विशालकाय पिंड था। भूखंडों का विशालकाय पिंड, जिसको नाम दिया क्या? पैंजिया। जिसको नाम दिया पैंजिया। यह पैंजिया कहाँ स्थित था? इसके चारों क्या था? सागर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके चारों जो विशाल सागर था उसको, ये जो विशाल सागर है उसको क्या नाम दिया? ये जो चारों ओर का इस विशाल सागर का नाम दिया इन्होंने, वेगनर महोदय ने, पैंथालासा। पैंथालासा, ये वेगनर महोदय ने इस विशाल सागर का नाम दिया। चलो जी, वेगनर महोदय के अनुसार एक और बात कही गई कि जो हमारा ये पैंजिया है, पैंजिया के बिल्कुल मध्य में क्या है? पैंजिया के बिल्कुल मध्य में 33 भूसन्नति है। पैंजिया के मध्य में उनके द्वारा बताया गया कि इसके मध्य में क्या है? 33 भूसन्नति। 33 भूसन्नति। ठीक है, एक नोट करने वाली बात यह है, जो हमारा पैंजिया है
वो हमारी पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि यह भूमध्य रेखा से नीचे है। हमारा यदि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, कौन से रूप में? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल रूप में, तो ऊपरा भाग, जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाया जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाया जाएगा? जो निचला भाग है दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा पेंजिया था कौन से गोलार्ध में था? ये पेंजिया था हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, ये पेंजिया हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। देखो वेगनर महोदय के द्वारा बताई गई ये सारी बात, लेकिन उन्होंने किस कालखंड की बात की? आखिर किस समय था ये हमारे जो महाद्वीप एक जगह इकट्ठे थे? तो ये बात की थी उन्होंने कार्बोनीफेरस युग की, उन्होंने कार्बोनीफेरस युग की इसमें बात की। लेकिन जब इसका विस्थापन शुरू हुआ, इनका टूटना शुरू हुआ, यह बात थी जुरासिक काल की। तो अब देखते हैं क्या बात कही। उनके अनुसार पेंजिया के मध्य भाग में 33 भूसन्नति थी। इसका ऊपरी भाग अंगारा लैंड, यानी कि ये अंगारा लैंड है। इसके ऊपरी भाग को क्या कहा गया? मैं इधर लिख देता हूँ, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ऊपरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड। और इसके निचले भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। क्या आप मुझे एक बात और बता सकते हो? कमेंट में लिख के बताइए कि अंगारा लैंड का दूसरा नाम क्या है। और एक और बात, अंगारा लैंड में कौन कौन से जो वर्तमान के हमारे महाद्वीप है शामिल है? आप अंगारा लैंड के साथ साथ महाद्वीपों के नाम गोंडवाना लैंड में भी बता दीजिए कमेंट में लिखकर, ठीक है। ये देखते हैं आपको कितना पता है। चलो जी आते आगे। जुरासिक कालखंड में पेंजिया विखंडित हो गया। पेंजिया जुरासिक कालखंड में विभाजित हो गया। विभाजित कौन कौन से उसमें हुआ भाग में? जो ऊपरी भाग था उस ऊपरी भाग को कहलाया गया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी भाग था वो कहलाया गया गोंडवाना लैंड। ऊपरी भाग यानी कि अंगारा लैंड की जो दिशा थी उत्तर की ओर थी, यानी कि अंगारा लैंड उत्तर की ओर विस्थापित हो रहा था, जबकि गोंडवाना लैंड पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा था। ठीक है, अब बात आई आखिर विस्थापित क्यों हो रहा था, किस कारण विस्थापित हो रहा था। तो महोदय जो वेगनर थे उन्होंने एक बल की संकल्पना दी। उनके अनुसार जो ऊपरी भाग है यानी कि अंगारा लैंड है वो दो बल के कारण ऊपर उत्तर की ओर विस्थापित हो रहा था। कौन किस दिशा में? उत्तर की ओर। ये जो हमारा अंगारा लैंड है ये उत्तर की ओर विस्थापित हो रहा था। उनके अनुसार दो बल कौन कौन से थे? एक था विषुवतीय बल और दूसरा था ध्रुवों का गुरुत्वीय बल यानी कि ध्रुवीय गुरुत्वीय बल। इसके कारण यह उत्तर की ओर विस्थापित हो रहा था। जबकि बात आती है ये गोंडवाना लैंड की। गोंडवाना लैंड जो कि पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा था, ये कौन से बल से विस्थापित हो रहा था? कौन से बल से विस्थापित हो रहा था? तो वेगनर महोदय ने बताया गोंडवाना लैंड ज्वारीय बल के कारण विस्थापित हो रहा था। कौन सी दिशा में? पश्चिमी दिशा में। ज्वारीय बल चंद्रमा का और सूर्य का, इनका दोनों का टाइडल फोर्स इसको पश्चिम दिशा की ओर धकेल रहा था। ठीक है, वैसे इस मत की आगे चलकर आलोचना भी हुई। आगे देखते हैं। जो बल के स्रोत थे विषुवतीय बल और ध्रुवीय बल थे, जो कि मैंने बताया अंगारा लैंड के लिए। जबकि जो ज्वारीय बल थे, ज्वारीय बल किसके द्वारा लगाए गए थे? चंद्रमा और सूर्य के। किस पर लगाए गए थे? गोंडवाना की। और इसकी दिशा कहाँ थी? पश्चिम की ओर। ठीक है, ये बात थी सिद्धांत की जो हमारे वेगनर महोदय ने हमको समझाने की कोशिश की। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिद्धांत के पक्ष में तर्क। उनके द्वारा दिया गया इसके पक्ष में तर्क। आखिर कोई सिद्धांत यदि प्रतिपादित करता है तो कोई ना कुछ तर्क देने होते हैं। तो वेगनर महोदय द्वारा क्या तर्क दिए गए? तो इनके द्वारा पहला तर्क था आरा फिट का, जिगसॉ फिट का तर्क भी कहते हैं। देखो आप इस साइड में इधर बता दो। इनके अनुसार ये जो तर्क था पहले मैं लिख देता हूँ, आरा फिट का तर्क। आरा फिट का तर्क। देखिए इनके अनुसार जो अटलांटिक महासागर है इसके दोनों तटों पर यदि हम एक साथ मिला दें, यानी कि दोनों तटों की समानता इस प्रकार है कि यदि दोनों को एक साथ मिला दे तो हमें एक भूखंड की आकृति प्राप्त होगी, जो देखने में ऐसा लगेगा
जैसे कि कभी यह अलग हुआ ही नहीं था। यानी कि यदि मैं आपको बात बताऊं, ये ऐसे ऐसे यदि तो मेरी उंगली है, यदि मैं इनको वापस ऐसे मिला दूं तो मिलकर कैसे होगी, ये जगह संयुक्त हो गई। यानी कि देखने पर प्रतीत होता है कि ये एक दूसरे के प्रति फिट है, ये हमेशा एक दूसरे की थी। ये आराफिट का सिद्धांत बताया था जो वैगनर महोदय ने। दूसरा सिद्धांत दिया था जीवाश्म प्रमाण का। उनके अनुसार बताया कि मेरासोरस नाम का जो जंतु है, वो गोंडवाना लैंड में ही पाया जाता है, लेकिन वो लोरेंसिया यानी कि अंगारा लैंड में मिला। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी जो उत्पत्ति और इसका जो ओरिजिन है वह विस्थापित हुआ। इसके जो जीवाश्म है लोरेंसिया में पाए जाने के कारण कहीं ना कहीं वैगनर महोदय के अंदर कुछ शक हुआ इसके बारे में। और तीसरा कारण बताया गया जलवायविक कारण मैं बता देता हूँ। देखो, असली बात वैगनर महोदय के अंदर पक्की तब हुई जलवायविक कारण के कारण। क्यों, ध्यान सुनो। जो कोयला, क्योंकि कोयला कभी भी जब बनता है तो एक विषुवत रेखा पर बनने वाले कुछ विशिष्ट प्रकार के पेड़ों के दबने से ही बनता है। विषुवत रेखा पर बनने वाले विशिष्ट प्रकार के पेड़ों से ही बनता है जो कोयला बनता है। वह कोयला यूरोप में पाएगा। यूरोप में जैसे कि जर्मनी में, इंग्लैंड में और साइबेरिया में रूस के साइबेरिया में पाया गया वह कोयला। लेकिन अब बात ध्यान देने की यह है कि यह कोयला वहाँ क्यों पहुँचा, वहाँ कैसे आ सकता है, जबकि वे जिस लकड़ी से यानी कि जिस वनस्पति से उस कोयला का निर्माण हुआ वह वनस्पति तो केवल भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। ऐसे वहाँ क्यों पहुँचा? इस बात को देखते हुए उन्होंने अपना जलवायविक कारक बताया। उनके अनुसार कभी जो यूरोप है वह विषुवतीय प्रदेशों में था और जो आज का विषुवतीय प्रदेश है कभी यूरोपीय प्रदेश में था। यानी कि जहाँ शीत है ऊपर ध्रुवीय प्रदेशों में था। इसी कारण को देखते हुए इनका जो अपने सिद्धांत पक्ष में तर्क दिया गया। चौथा तर्क है एक लीमैन नाम का एक जीव है जो स्वीडन और नॉर्वे से ग्रीनलैंड की तरफ यानी कि पश्चिम की ओर यात्रा करता है। यात्रा करने के दौरान वह कहाँ डूब जाता है? समुद्र में। आखिर क्यों? देखो, इसके पीछे कारण है। जो वह जीव है उसकी उत्पत्ति ग्रीनलैंड की थी, लेकिन विस्थापन के दौरान ग्रीनलैंड धीरे धीरे स्वीडन और नॉर्वे से अलग होता गया। लेकिन कुछ समय तक तो वे तैर तैर कर ग्रीनलैंड पर चले जाते थे, लेकिन समय के साथ इनकी दूरी बढ़ती चली गई और जैसे वे तैरने का प्रयास करते थक कर डूब जाते थे। इस कारण कहा जाता है कि वह जीव अपनी आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, ये थे इस सिद्धांत के पक्ष में तर्क। अब बात करते हैं सिद्धांत की आलोचना। देखिए, सिद्धांत की आलोचना में पहला है कि सियाल यानी कि भूपर्पटी का सीमा पर बिना रुकावट के तैरना। क्या ऐसा संभव है? यदि कोई चीज़ बिना रुकावट के तैरे यानी कि उस वस्तु में यानी कि उन चीज़ों में घर्षण नहीं है तो ऐसा तो असंभव है कि कोई बगैर घर्षण के दो पृष्ठ पर चल सके। यानी कि समझाने का कोशिश करता हूँ कि जो हमारी सियाल है वो सीमा पर बगैर घर्षण के नहीं चल सकती। कहने का तात्पर्य ये है, यानी कि इस सिद्धांत के विपक्ष में एक तर्क यही निकला। दूसरा तर्क आया जेफरी के अनुसार कि इन बलों में इतनी शक्ति नहीं है। बल कौन कौन से? यदि मैं सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाए गए ज्वारीय बल की बात करूं तो इनमें इतनी शक्ति नहीं है। यदि चलो मान भी ली जाए कि ये इतने प्रबल बल थे, तो इस प्रबल बल होने के कारण ये पृथ्वी पर एक अलग इफेक्ट डालते। इफेक्ट क्या था कि पृथ्वी के घूर्णन को स्लो कर देते और स्लो करते करते पृथ्वी का घूर्णन शून्य कर देते। ये जो इसके विपक्ष में जो तर्क था ये भी सटीक है। इसके बाद जो तर्क दिया यो तर्क था कि यह केवल कार्बोनिफेरस कालखंड के बाद की भूगर्भिक क्रियाओं को समझाता है। यानी कि उसके बाद की ही भूगर्भिक क्रियाओं को समझाता है, उससे पहले के नहीं। कि उसके पहले जो हमारा पैंजय था कहाँ स्थित था, पैंथालासा था भी या नहीं था, इससे पहले की जो घटना है नहीं बताता। ये हमारी क्या थी? आलोचना थी।
अब पढ़ते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत का महत्व। देखो, इस सिद्धांत के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। दूसरी बात है, इसके द्वारा सागर नितल प्रसरण, यानी कि इसको सागर नितल प्रसरण सिद्धांत आदि के माध्यम से भी प्रमाणित किया गया। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत क्या है, वैसे मैं अगली टॉपिक पर इस पर ही वीडियो बनाता, लेकिन अब पहले मैं आपको बता दूं, प्लेट विवर्तनिकी पर भी आपको एक वीडियो मिलेगी और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत पर भी आपको एक वीडियो मिलेगी, क्योंकि ये दोनों सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत क्या कहता है? इनके अनुसार कि हमारे जो महासागर है उनके जो नितल है, नितल यानी कि पृष्ठ, महासागर की धरती जिसको हम नॉर्मल भाषा में धरती कहते हैं, उसका विस्तार हो रहा है। विस्तार होने के साथ साथ जो कॉन्टिनेंट है, जो कि हमारे महाद्वीप है, ये भी बढ़ते जा रही है, यानी कि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। हमारे वर्तमान में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? आप इसको कमेंट में लिखकर मुझे बता दीजिएगा। इसके साथ मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।